जी सर। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बड़ी खबर आ रही है ईरान से, और इजराइल की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों पर और जो एटमी ठिकाने हैं उन पर बड़ा अटैक हुआ है। ये भी खबर है कि 4 एटमी उसके ठिकाने जो है वो तबाह किए गए हैं, 2 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, कई सैन्य अधिकारी मारे गए हैं, 2 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं ईरान के। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू का एक मैसेज आया है वीडियो के जरिए, और उन्होंने कहा है कि ये बस अभी शुरुआत भर है। ये इसका एक्चुअल में मैसेज क्या है, हमें ये जरा इस पर सोचने की जरूरत है। ईरान की राजधानी तेहरान में भीतर घुस करके सैन्य अधिकारियों को खत्म करना, जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनको मार डालना, और अगर राजधानी में ये हालत है तो इजराइल ये मैसेज देना चाहता है कि आपके जो मोस्ट सेंसिटिव एरियाज हैं उन तक हमें पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। हमें सारी जानकारी है आपका कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, और जो अथॉरिटी है इसकी उसकी तरफ से रिपोर्ट आई थी कि ईरान कुछ ही समय में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगा। बल्कि दावा तो ये किया जा रहा था कि 9 बम तो वो किसी भी समय बना सकता है, इतना यूरेनियम उसके पास अब जमा हो चुका है। और इसके अलावा वो बहुत बड़ी तैयारी कर रहा था। करीब 2000 के आसपास मिसाइलें वो तैयार कर रहा था। इसके अलावा भी घातक हथियार तैयार कर रहा था। अमेरिका भी, इजराइल भी और दुनिया के दूसरे देश भी जो ईरान में गुपचुप तरीके से एटमी हथियार बनाने की पूरी एक कवायद चल रही थी, उसको लेकर के अपनी चिंताएं जाहिर करते रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि इजराइल को सबसे बड़ा खतरा है ईरान के परमाणु हथियारों से, और समय समय पर अलग अलग देशों से इस तरह के खतरे इजराइल के लिए आते रहे हैं। लेकिन आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल ने जो किया है इसके बाद क्या होने जा रहा है। वैसे सूचना ये आ रही है कि ईरान ने भी 100 ड्रोन्स के जरिए इजराइल पर जवाबी पलटवार किया है। अब जिस तरह का उसके पास सिस्टम है इजराइल के पास, वो उन 100 ड्रोन्स का क्या करेगा ये तो हम आने वाले समय में बताएंगे, और उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर है। लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव सर जुड़ रहे हैं, और ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। तो दोनों से ही हम ये जो इस समय नया खतरा हमें दिखाई दे रहा है इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये कितना आगे तक बढ़ सकता है। बहुत स्वागत है श्रीवास्तव सर आपका भी, और मिर्जा साहब आपका भी। थैंक यू। श्रीवास्तव सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जो कुछ हुआ है इसको आप किस तरह देख रहे हैं, और इसके आगे के खतरे क्या हैं? हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, बॉटम लाइन ये है कि इजराइल कभी भी और अमेरिका भी साथ में अलाउ नहीं कर सकता कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए। और ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल कतार पे था, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं तो ये भी था, जो आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की, कि कहीं ना कहीं उसके जो एनरिच यूरेनियम इतना भी कर लिया, 6 से 8
के करीब वो न्यूक्लियर बम बना सकता है। और यही नहीं कि आपको समझना पड़ेगा कि जो ईरान एक एनपीटी का हिस्सा है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि इजराइल नहीं है। अगर आप देखें जो आईईए है, इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी है, उसने भी 20 साल के बाद इस बार सेंसर किया था ईरान को कि ईरान ने जो एनरिच यूरेनियम बहुत ज्यादा कर लिया है और वो कतार पे है न्यूक्लियर हथियार बनाने। तो ये एक प्रकार से एग्जिस्टेंस थ्रेट है इजराइल के लिए। इजराइल इसको कभी भी नहीं अलाउ कर सकता, और इसको मद्देनजर रखते हुए जो इजराइल ने ये जो हमला किया है, अब सच्चाई यह है कि इसके अंदर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि ईरान ने और एक प्रकार से इजराइल ने जो अमेरिका को बताया जरूर है, मगर उसने अपने ही हथियार इस्तेमाल किए हैं। उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी, एक तो उनकी डिफेंस फोर्सेस की और मोसाद की थी, जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस है। जो उन्होंने हमला किया उसके अंदर 200 जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए, ड्रोन किए। जो ड्रोन उड़े हैं वो इजराइल से नहीं उड़े, वो ईरान से उड़े हैं। इसका मतलब मोसाद कितना, आप ये सोच सकते हैं कि अंदर घुस चुका है ईरान के अंदर ही। और जिस प्रकार से उसने कम से कम 4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद किया। जो नटांस एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जो साउथ ऑफ तेहरान है 200 किलोमीटर, वो मेन थी, उसको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया है। और इसके साथ साथ करीब करीब 3 से 4 इनके मिलिट्री फैसिलिटी जहां पर मिसाइलें बनती उसको भी बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ जो इनके मिलिट्री कमांडर थे, जैसे आपने बताया था, सबसे पहले कमांडर इन चीफ जो हैं एक प्रकार ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के मेजर जनरल हुसैन सलामी, उसको भी मार दिया। उसके बाद उन्होंने जो एक प्रकार इनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं इजराइल जो ईरानियन डिफेंस फोर्सेस, उसको भी मार दिया। और इनके जो कमांडर हैं इमरजेंसी कमांड के, उसको मार दिया। और 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, जिसमें से 2 हैं जो टॉप थे। तो ये सच्चाई है कि बहुत बड़ा भयानक हमला किया, और उनका एम एक ही है इजराइल का, चाहे कुछ भी हो, हमने ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देना। और वो मुझे लगता है इसके लिए काफी हद तक वो सक्सेसफुल हुए। अब इसके साथ होगा क्या, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये सच्चाई है कि पलटवार करेगा ईरान, ईरान के पास और कोई चॉइस नहीं है। मगर ईरान जो है उसने जो बहुत ही ज्यादा कोई खास ऐसा हमला नहीं किया, उसने 100 ड्रोन से किया। आपको याद होगा जो हमास ने किया था इजराइल, और उसके बाद जो ईरान ने भी एक हमला किया था इजराइल पे, उसके बाद इजराइल ने बहुत कुछ सीखा है। जो आयरन डोम सिस्टम है, जो उस टाइम इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उसने भी भारत की तरह मल्टी लेयर्ड बना दिया आयरन डोम, कि उसके अंदर 6 लेयर्स हैं, बहुत ही मुश्किल है उसको पेनिट्रेट करना। तो ये सारे के सारे जो आपके ड्रोन्स हैं, जो 2000 किलोमीटर चल के गए हैं, क्योंकि इजराइल से ईरान क्या गैप 2000 किलोमीटर है, जिसके अंदर इराक भी आता है, जॉर्डन भी आता है, और जॉर्डन अपनी स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने। तो सच्चाई ये है कि ईरान ने पलटवार तो किया, मगर उसका कोई खास ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। हाँ, क्या ये लड़ाई अभी बंद हो जाएगी? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है, ये बड़े 7 हिस्सों में बता दिया है नेतन्याहू ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, कि जब तक हम इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं। अब आती है बात, क्या ईरान पलटवार कर सकता है अमेरिका पे? देखो, अमेरिका ने एक प्रकार से ये बार बार बोला है कि हम इस लड़ाई के अंदर और इस हमले में इन्वॉल्व नहीं थे, ना हमारे कोई वेपन ना इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये सच्चाई है, इनको कहीं ना कहीं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उसकी खबर उनके पास थी, मगर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर पलटवार होता है ईरान अमेरिका के ऊपर, तो वो खतरनाक हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी 10 से 12 जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार और इराक और सीरिया में, उसको हमला सटीक कर सकता है जो ईरान। क्या वो करेगा नहीं करेगा ये तो समय बताएगा, मगर सच्चाई है कि सिचुएशन वोलेटाइल है, और जो इजराइल है वो अभी रुकने वाला नहीं, और ईरान भी हमले करेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हुआ ये होना था। उसकी वजह यह है, इजराइल ने पहले बताया था कि ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे होती रेबल थे या आपके हमास थे या हिजबुल्ला थे,
वो मारने के बाद, उनको कुचलने के बाद, जब तक सांप का हुड नहीं कुचला जाएगा जो ईरान है, तब तक ये मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। तो मुझे लगता है वो जो हुड है स्नेक का, जिसको बोलते हैं सांप का, उसके पीछे अब इजराइल जा रहा है। अब ये लड़ाई किस मोड़ लेती वो तो समय ही बताएगा। चौधरी साहब, बहुत संक्षेप में और बहुत गहराई से सिवाज साहब ने जिस्ट बता दिया है कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, और इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। मिर्जा साहब, ये तो ठीक है कि सिवाज साहब कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें हैं साहब। नेतान्याहू की वाशिंगटन यात्रा, दो तीन बार वो जा चुके हैं, उनकी यात्राएं चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को बिना विश्वास में लिए वो इतना बड़ा कदम उठाएगा। और ईरान भी उकसाता रहा है। जब गाजा पर उसके अटैक्स चल रहे थे, ईरान ने ही, वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, फटी में पांव देना। तो ईरान ने एक अटैक किया था, बड़ा अटैक किया था इजराइल के ऊपर। इजराइल ने फौरी तौर पर कुछ जवाब दिया था, लेकिन ये संकेत दिए थे कि हम आएंगे, जरा तैयारी के साथ आएंगे। और इस बार इजराइल बहुत तैयारी के साथ गया है और ईरान को बता दिया है कि हम जहां चाहेंगे वहां तुम्हारे माथे पर तबाही की इबारत लिख सकते हैं। ये आप समझ लीजिए कि आप, और ये बात सही है सिवाज साहब की कि पूरे इस खित्ते में ईरान जो है वो सबसे बड़ा खतरा बनकर के खड़ा हो गया है। जिस तरीके से वो हमास को हर तरह की मदद मुहैया करा रहा था, तो ईरान को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है इस समय। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, बात यह है कि थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखा जाए तो ये जो 90s का ग्लोबलाइजेशन का पीरियड था, जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल जो है उसका हॉलमार्क था, तो उसकी वजह से दुनिया भर में कई छोटे ममालिक जो है उनको फायदा हुआ। उसमें ईरान, बहरीन, रूस भी है, उसमें और मुल्क भी हैं, उनको फायदा हुआ और उनके पास बहुत सारा सरमाया इकट्ठा हुआ। और फिर उन्होंने उस सरमाए को अपने अपने ममालिक से बाहर जो है उसको इन्वेस्ट किया, मुख्तलिफ शोबों में, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में। और इस तरह से उनके लिए नई सप्लाई चेन्स जो है वो वजूद में आई। पहले जो रवायती सप्लाई चेन्स थी वो तो अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन उनके साथ साथ और सप्लाई चेन्स और ट्रेड रूट्स भी जन्म लिए। और फिर वो कंपटीशन जो शुरू हुआ वर्ल्ड मार्केट में, उसका बैकलैश ये हुआ कि सप्लाई चेन्स की कंट्रोल के हवाले से लड़ाइयाँ जो है वो आज हम देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ईरान जो है ये हूतियों के जरिए जो है यमन के समुद्र को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी तरह से हिजबुल्लाह के थ्रू जो है वो ये कोशिश करते हैं वहाँ गाजा, फलस्तीन और मिडिल ईस्ट का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर सा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हिजबुल्लाह है। और ईरान अपना असर्ट करना चाहता है, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। वो इसलिए कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा तो वो अपने इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर सकता है इन इलाकों में, इन खितों में। और जाहिर है चूंकि वो शिया मुल्क है, तो हमारे यहाँ तो सबसे पहला जो कार्ड खेला जाता है मजहब का ही खेला जाता है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हो, या कि ईरान या अफगानिस्तान। तो वो आप देखें कि उन्होंने भी ये मजहब के हवाले से ही सारा किया है। मुसलमान और यहूदियों की लड़ाई इसको बना के पेश किया। हूती और सऊदिया जो है उसको भी मजहब का रंग दे के पेश किया। तो ये बैकग्राउंड है जिसकी वजह से अफगानिस्तान, अपना ईरान अपने आप को असर्ट करना चाहता है रीजन में। और सऊदी अरेबिया, इजराइल और जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उसको वो मुसलसल चैलेंज कर रहा है। और ये जो अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इनकी कोशिश थी या बनाने जा रहे थे, ये भी मिलिट्री पावर के जरिए जो है
अपनी बालादस्ती जिसे कहते हैं अपर हैंड को मजीद मतलब है कि स्ट्रॉन्ग करने की एक कोशिश है। जिसके पास आज बेहतर असला है वही आज किंग है। तो अब ये जो हमला अचानक हुआ है, कोई चीज अचानक नहीं होती। हमें पता है कि एक तवील अरसे से ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके खिलाफ बहुत सारा जो है वो मवाद इकट्ठा किया है, प्रूफ इकट्ठे किए हैं सैटेलाइट के जरिए और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए, इजराइल ने भी और अमेरिका ने भी। सवाल यह है कि ईरान जिसके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगी हुई थी, ये कैसे कामयाब हो गया है भाई ये न्यूक्लियर बम बनाने में, वहां तक कैसे पहुंच गया? तो इसमें ये याद रखें कि पाकिस्तान ने इनको जो एटम बम बनाने का जो नक्शा है, जो एक उसका मैप होता है कि कैसे बनता है ये, वो मैप भी इनको जो है साइंटिफिक मैप पाकिस्तान ने ही दिया है, यूरेनियम दिया है इनको, इनके साइंटिस्ट को पाकिस्तान में ला के ट्रेन किया है खुफिया तौर पर। अभी जब ये पिछले आए थे, अब ईरान के सदर पाकिस्तान आए थे पिछले साल, क्या लेने आए थे? वो कोई टमाटर लेने तो नहीं आए थे, वो यही बात कर फाइनल करने आए थे यूरेनियम की। और फिर यूरेनियम के बारे में ये कंफर्म है कि पाकिस्तान स्मगल कर रहा है यूरेनियम थ्रू ब्लैक मार्केट टू ईरान। इसमें दूसरा पहलू जो है वो ये है कि अभी पिछले दिनों, ये 3-4-5 दिन पहले आपने सुना होगा कि कराची में बराबर जल्जले के झटके महसूस किए कई दिन तक, 2-3 दिन तक, थोड़े थोड़े वक्फे से ऐसा जी हाँ, हुआ। जी। उसके ऊपर जो फिर हमने खोज लगाया तो वो ये खोज लगा कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, उन न्यूक्लियर अंडरग्राउंड, उसकी वजह से ये ट्रेमर्स आ रही हैं। ये टाइटैनिक जो प्लेट्स की शिफ्टिंग का नेचुरल जो उनकी प्रोसेस होती है शिफ्टिंग की प्लेट्स की, वो नहीं है, बल्कि ये वो ट्रेमर्स हैं जो उनके हुआ। अच्छा, फिर अगले दिन जेरूसलम पोस्ट में ये खबर छपी कि ईरान ने किया है भाई न्यूक्लियर टेस्ट, और उन्होंने कंफर्म कर दी हमारी इस खदशे को। तो इसलिए फिर इन्होंने हंगामी बुनियादों पे ये अटैक किया। और मजे की बात यह है कि जो ड्रोन का बेस इन्होंने बनाया वो तेहरान के करीब है, तेहरान के करीब उन्होंने ड्रोन बेस बनाया। तो किधर गई पाकिस्तान और ये इसकी ईरान की इंटेलिजेंस किधर गई? कि वो तो घर में आपके बैठे हुए, आपको पता ही नहीं है, और वहीं से उन्होंने उड़ाया, वहीं से उन्होंने मार दिए। इसीलिए तो इतनी प्रिसीजन से हुआ है। अब मसला ये है कि जाहिर है अमेरिका को पता था कि ये अटैक होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना। जब भी तो उन्होंने 2 दिन पहले से अपने जो फैमिलीज थी, अमेरिकन डिप्लोमेट्स की फैमिलीज और जो वहाँ पे लोग हैं अमेरिकन, उनकी जो काम करते हैं इनके लिए, उनकी फैमिलीज को एवैक्यूएट किया, निकाल दिया पूरे मिडिल ईस्ट से। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा जो उन्होंने किया है, ये अमेरिकन फैमिलीज को निकाला है, तो ऑब्वियसली दे न्यू के इजराइल इज गोइंग टू अटैक। और मेरे ख्याल ट्रंप ने भी कहा कि हाँ हमें पता था लेकिन हमने कोई हिस्सा नहीं लिया, ये उनका इजराइल का इंडिपेंडेंट फैसला था। पाकिस्तान इज नेक्स्ट जी। मैं जिस तरह देख रहा हूँ, ईरान को ये न्यूक्लियर ख़त्म करने के बाद जो है अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि पाकिस्तान के को भी एक वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है जो बार बार इस बात का गर्व करता है कि जी हम दुनिया की ओनली न्यूक्लियर स्टेट है, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉम्ब इज इस्लामिक बॉम्ब। तो वो उनके इस्लामिक बॉम्ब का भी जो है ना तिया पांचा होने वाला है जी। श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं एक सवाल के साथ, और ये थोड़ा सोचने का विषय है। अभी मिर्जा साहब ने कहा कि अमेरिका को पता था, इसलिए उसने अपने राजनयिक, उनके अपने परिवार वहां से हटाए। और ठीक इसी समय आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाना सैन्य परेड के लिए कि आप आ जाइए सैन्य परेड में, आप हमारे मेहमान हैं, वो तो कॉलर खड़े करके पहुंच गया।
लेकिन ठीक उसी समय इजराइल की तरफ से तेहरान पर और ईरान के ठिकानों पर अटैक होते हैं। क्या ये एक सोची समझी डिजाइन की हुई आसिम मुनीर की एक यात्रा है कि इसको पाकिस्तान से हटा दो और इसको वाशिंगटन बुला लो, अमेरिका बुला लो, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन, जहां भी ये सैन्य परेड हो रही है? ये एक बड़ी योजना हो सकती है अमेरिका की। दो तीन बातें हैं चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को इसके बारे में पूरा पता था। अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट रियल टाइम इंटेलिजेंस भी शेयर किया है, मगर अमेरिका दिखाना नहीं चाहता कि ये इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अमेरिका के जो मेन लैंड पे तो हाँ तो ईरान कुछ नहीं कर सकता, मगर ईरान जो इसकी बेसिस है, स्पेशली आपकी कतार में बहुत बड़ी बेसिस है, इराक में भी है, सीरिया में भी है, सऊदी में भी, यूएई में, वो नहीं चाहता कि उन पे हमला करे। वो वल्नरेबल हैं। यूं तो उन्होंने अपने लोगों को शिफ्ट किया, मगर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए वो खुल के नहीं आने चाहते थे। और क्यों? क्योंकि इजराइल के पास वैसी क्षमता है, उसको कोई खास जरूरत नहीं है इंटेलिजेंस और सैटेलाइट वगैरह की जो रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन वो दी है। अब बात आती है कि पाकिस्तान इस पे क्या स्टैंड करता है। देखो पाकिस्तान, ये इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने ईरान को नहीं, लीबिया को भी और नॉर्थ कोरिया को भी न्यूक्लियर सीक्रेट बेची हैं AQ खान के टाइम में, मगर वो बहुत टाइम हो चुका है। अब क्या अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन क्या है? देखो पाकिस्तान अभी भी अमेरिका के लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट है। आपने देख लिया ये जो 4 दिन का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत के साथ, भारत को भी काफी सरप्राइज लगा जिस प्रकार से रवैया पाकिस्तान को की तरफ दिखाया गया है अमेरिका। उसकी 4 वजह है। देखो सच्चाई यह है कि अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसको बोलते हैं कि अगर सॉफ्ट बैली है रशिया की तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर उसको रूस पे रखना है सर्वेलेंस तब भी चाहिए, अफगानिस्तान में अगर उसको सर्वेलेंस रखना है तब भी चाहिए, चाहे अल कायदा आईएस है, या उसने ईरान के ऊपर कुछ हमला होता है ईरान के ऊपर वो रखना है तो लॉजिस्टिक के लिए भी चाहिए। उसकी बेसिस भी पाकिस्तान में है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी पाकिस्तान की को अमेरिका देख रहा है। तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक बहुत ही वैल्यूएबल स्टेट है और नॉन नेटो जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा करीब वाला स्टेट है वो अलाई है, नॉन नेटो अलाई। तो ये सच्चाई है कि मुझे कभी नहीं विश्वास कि वो कभी भी कोई एक्शन पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर कंट्री, वो रहेगा, मगर उसके न्यूक्लियर हथियार हैं आज की तारीख में अमेरिका के काफी कंट्रोल में है और अमेरिका के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है और उसको पैसा चाहिए और अमेरिका उसको देगा। देखें जब अल जौहरी को मारा गया था अल कायदा के लीडर को काबुल में, तो ड्रोन कहां से उड़े थे? जो MQ-9 ड्रोन वो उड़े थे काबुल से और वो उड़े थे बलूचिस्तान से, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान ने उनको बेची दी। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका के लिए अभी भी फ्रंट लाइन स्टेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय है। वो जो है भारत के साथ भी रिलेशन रखेगा मगर पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को भी वो कुछ हद तक कंट्रोल में रखता है। तो ये सच्चाई है, हमें इसको पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा। जनरल आसिम मुनीर को बुलाना हमें और ढंग से देखना है, ये नहीं कि उसको बुला के ये किया गया है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई लव एंड लॉस्ट नहीं आज की तारीख में, मगर जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनीर जो कि अभी फील्ड मार्शल बना गए हैं, वो एक ऐसा देश है पाकिस्तान जो कि दैट दे सेलिब्रेट देयर डिफीट, उसको बुलाने का मतलब यही है एक प्रकार से पाकिस्तान को एक दर्जा देना। और ये भी सच्चाई है पाकिस्तान और जो अमेरिका के ऑफिसर टू ऑफिसर, मिलिट्री टू मिलिट्री जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा मिलाप है। वो आज से नहीं, वो 40 साल से है। तो ये सच्चाई है। तो मैं यही कहूंगा कि हमें मिसरीड नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत फ्रंट लाइन स्टेट है अमेरिका के लिए, अमेरिका इसका इस्तेमाल करेगा और अमेरिका अपनी बेसी रखेगा। अमेरिका को वो उसकी जरूरत है, चाहे वो ईरान के लिए अगर लॉजिस्टिक कल को उसने हब सेंटर बनाना है, या वो सर्वेलेंस रखना चाहता अफगानिस्तान पे, या उसको अगर चाहिए रूस की तरफ या सेंट्रल एशियन स्टेट के लिए, तो वो हरदम उसके लिए एक प्रकार मदद देगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए और पैसा जो है वो है कंट्रोल में अमेरिका के, चाहे IMF से लोन मिले या वर्ल्ड बैंक से लोन मिले
या एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले, इनडायरेक्टली वो अमेरिका से मिलता है। तो ये सच्चाई है। अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उसको ग्रे लिस्ट से निकाला, व्हाइट लिस्ट में डाला, वो भी अमेरिका ने किया। तो मुझे लगता है मेरा नजरिया कुछ इस तरीके से है। मगर ये दो बातें इस लड़ाई के बारे में, जी, ईरान और इजराइल के जिस प्रकार से अब हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा वर्ल्ड के अंदर इमीडिएट। मुझे लगता है दो इम्पैक्ट बहुत जरूरी हैं। एक तो ऑयल के रेट्स बढ़ सकते हैं, दूसरा अभी जो आपके बेसिकली जो एयर फेयर है वो बहुत ज्यादा जाएंगे, क्योंकि ये रूट बड़ा अच्छा था, ईरान, इराक और इससे जाके मिडिल ईस्ट, यूरोप जाते थे। अब वो सऊदी अरेबिया से जाना पड़ेगा या वो ऊपर अफगानिस्तान से। तो आप देखेंगे कि एयर फेयर भी बढ़ेंगे और दूसरा ऑयल के रेट्स भी बढ़ने के चांसेस हैं। एक इंस्टेबिलिटी आएगी मिडिल ईस्ट में। हो सकता है इसके कारण जो भारत के काफी वर्कर्स काम करते हैं 1 करोड़ के करीब, उनको भी एक प्रकार अनसर्टेनिटी का माहौल लेना पड़े। चौधरी साहब, बहुत सही बात आपने कही है श्रीवास्तव सर। मिर्जा साहब, अभी आपने कहा था कि नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। हाँ जी। अगर इजराइल ईरान को रोक रहा है परमाणु हथियार बनाने से, और उसके परमाणु जो एटमी ठिकाने हैं उनको भी, सैन्य ठिकानों को भी, उनके वैज्ञानिकों को भी टारगेट किया है, तो क्या इजराइल पाकिस्तान तक भी पहुंच सकता है? या जो 4 दिन में भारत ने किया है, भारत ने बस इशारा किया है कि भाई हमें पता है आपके साजो सामान कहाँ रखे हैं। अब उसमें कई तरह की खबरें बीच में आई कि ये अकेले पाकिस्तान के नहीं हैं, अमेरिका ने भी रूस को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर अपने कुछ एसेट्स रखे हुए हैं। जकोबाबाद का नाम भी आया, सरगोदा का यानी किरणा हिल्स का भी आया, हाँ, नूर खान एयरबेस का भी आया। तो 3-4 जगहों के आए। अगर अमेरिका के भी वहां पर एसेट्स रखे हुए हैं, तब भारत के लिए भी और इजराइल के लिए भी ये कितना मुश्किल टास्क हो जाता है कि इसको भी ईरान की तरह न्यूक्लियर वेपन से खाली हाथ कर दिया जाए, यानी उन एसेट्स को खत्म कर दिया जाए। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है और इसका जवाब भी कोई ऐसा सीधा जवाब नहीं है, इसलिए कि पहले तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि वाकई क्या अमेरिकन जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पाकिस्तान में किराना हिल्स या कहीं और जो है वो रखे हुए हैं। आई मीन मेरे पास तो इस हवाले से कोई जानकारी ऐसी नहीं है कंफर्म कि मैं ठोक बजा के कहूँ कि निजी अमेरिका का ही यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जैसा जनरल साहब ने कहा, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बताया है कि पाकिस्तान जो है वो ज़रूरत है अमेरिका की और वेस्ट की, और पाकिस्तान को एक जुट रखना जो है वो भी इनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे एंगल से सर्व करता है वेस्ट के इंटरेस्ट को, सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हाँ, तो ये इसको बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन ये ज़रूर है कि ये पाकिस्तान को, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इतना भी कैपेबल हो और ताकतवर हो कि वो कल कोई नहीं को आंखें दिखाने के काबिल हो जाए। तो इसलिए उसमें न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो बुनियादी हैसियत रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा जो है ट्रिम डाउन किया जाएगा आने वाले वक्त में, उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा और टारगेट किए जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के कुछ न्यूक्लियर जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो है जगह, उनको टारगेट किया जा सकता है। इंडिया की तरफ से भी किया जा सकता है, इजराइल की तरफ से भी किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जनरल A.K. श्रीवास्तव और डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा, आप दोनों जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों ने चर्चा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। सही है।